पहले भी 2-4 बैठ गए। तब मैंने कल चलाकर ही कहा, आखिर समस्या क्या है? न नेता है न नेतृत्व, जनता जुट रही। और मैं जब आज आ रहा था, तब मैं 3 किलोमीटर दूर से मोटरसाइकिल से आया। और ये मैं आपको बता नहीं रहा, मैं इस मंच पर खड़े होकर राजस्थान के मुख्यमंत्री को कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी, ये लोग जो मेरे सामने खड़े हैं, जो रेल और सड़कों पर किलोमीटरों तक लग रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया कोई जन समूह नहीं है किसी नेता की सभा के लिए। ये अपने जीने के हक अधिकारों के लिए, न्याय और इंसाफ मांगने के लिए, सरकार के सामने गुहार लगाने के लिए स्वयं को खुद ब खुद लड़ने की मानसिकता बनाकर चलकर आया हुआ जन समुदाय। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, इनकी पीड़ा को समझने की चेष्टा करो। मैंने कल परसों आपका बयान पढ़ा था, नवनेरा बांध भर गया है, बीसलपुर बांध भर गया है, प्रकृति की कृपा हो रही, राजस्थान की धरती सच्चे श्यामला बनेगी, राजस्थान खुशहाल होगा। केवल खरीफ की नहीं, रबी की फसलों में भी हम पर्याप्त मात्रा में पानी पा पाएंगे, ऐसी कृपा हो गई। मुख्यमंत्री जी, आप भी जश्न मना रहे हो, राजस्थान की धरती उर्वरा सच्चा श्यामला बनने जा रही है। और 76 गांव का व्यक्ति अपनी से श्यामला उर्वरा धरती छीनने की चिंता में चिंताग्रस्त होकर सड़क पर बैठा हुआ। कौन करेगा इसकी चिंता का समाधान? एक तरफ राजस्थान का किसान खेत में फसल बो रहा है, सपनों का ताना बाना बुन रहा है, पानी ठीक है, फसलें ठीक होंगी, सरकार भी गान गा रही, बांध भर रहे हैं, पानी ठीक है, राजस्थान खुशहाल हो। हम चाहते हैं सारा राजस्थान खुशहाल हो, लेकिन उस खुशहाल राजस्थान का एक हिस्सा बदनसीबी पर नहीं रोके, अपने सामने आने वाली चुनौतियां खतरा बनकर भय का वातावरण उनके जीवन में उपस्थित नहीं करे। डोंगरी बांध भय का कारण बन गया। मैंने आज कुछ लोगों से बात की, 76 गांव का विस्थापन, और मुझे कहा गया 76 गांव का विस्थापन तो केवल डोंगरी बांध बंधने के लिए भ्राव क्षेत्र के कारण किया जाए, और इसके बाद जेट लेन पर दिल्ली मुंबई एट लेन के चारों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा, और उस औद्योगिक गलियारा में न जाने कितने किसानों के सपनों को उजाड़ दिया जाए। मैं आज बहुत जिम्मेदारी से यहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री को और मोदी जी को कहना था, विकास के नाम पर किसी को अपने घर से, परिवार से, संपत्ति से, पशुधन से महरूम करना शासन को लगता है हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब किसी का मकान टूटता है, किसी का पशुधन गांव छूटता है, तब पुरखों की विरासत से उसका बंधन टूटता है। न जाने कितने सपने टूटते हैं, न जाने कितनी सुनहरी यादें, न जाने कितनी पीढ़ियां उसके परिवार की वृद्धि हुई है, वहां पर मंगल गीत गाए गए, वहां पर न जाने कितने लोग पैदा हुए हैं, किसी के हाथ मिले हुए हैं, वो सारी यादों का खून होता है मुख्यमंत्री। और ये चिंता आज की नहीं, विकास के नाम पर लोगों की जमीनें छीनने वाली सरकार से कहना चाहता, लोगों की कराहटों पर, लोगों की तकलीफों पर, लोगों की दुख भरी दास्तां के ऊपर तुम विकास की इमारत खड़ी करना चाहोगे। इनको दफन करके, इनके हक अधिकार को दफन करके उस पर विकास की इमारत खड़ी करना चाहोगे।
ये विकास की इमारत नहीं होगी, ये विनाश की इमारत होगी। विनाश 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था, हम रेल लाइनें बिछाएंगे, सड़कें बिछाएंगे, कुछ और करेंगे, देश के किसानों की जमीनें छीनेंगे। अंग्रेज से छीन सकते, लेकिन राजस्थान में तो जब रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, फॉरेस्ट एक्ट अंग्रेज लेकर आए तो शायद उनको पता नहीं होगा जल जंगल जमीन आदिवासी की है। मानगढ़ की धरती पर आदिवासी भील उमड़कर खड़ा हो गया गुरु गोविंद के नेतृत्व में। फिरंगी सरकार की संगीनें कम पड़ गई। जलियांवाला कांड से बड़ा कांड मानगढ़ की धरती पर हो गया, लेकिन विदेशी सल्तनत के सामने घुटने टेकने के लिए आदिवासी तैयार नहीं। आज फिर आप कानून की जंजीर इनके पैरों में डालना चाहते हो। लगातार 1894 के बाद सरकारों ने जमीनों के छोटे छोटे अधिग्रहणों को लेकर कई स्टेट लेवल पर अलग अलग कानून बनाए। अभी कोई गोविंद जी कटारिया कौन कह रहे, हम नहीं भूले रणथंभौर के विस्थापन की दास्तां, हम नहीं भूले बिसलपुर की दास्तां को। मैं पढ़ रहा था कल परसों, बिसलपुर में 13 गांव विस्थापन के नाम पर लगभग 60-70 गांव को उजड़ना पड़ा, और 36 गांव ईश्वरदा के आज भी ऐसे हैं जिनको मुआवजा नहीं हुआ। सरकार के सामने मुआवजा मांगते मांगते दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। तब मैं बहुत समझदारी से कहना था, 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अंग्रेजों के समय से चलने वाले 1894 के भूमि अधिग्रहण बिल को समाप्त करके कह दिया, जिस फसल जमीन के अंदर 2 फसल लगातार होगी, दुनिया के किसी भी कानून और किसी भी जरूरत के लिए उस जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। नहीं, एक्ट बना दिया 2013 का। लेकिन आपने देखा 2014 में शासन का सिनेरियो बदल गया। आज हिंदुस्तान के किसान के सामने चुनौती है, परेशानी। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान के किसान को समझने की आवश्यकता है। भाई इनको रुकवा दो ना थोड़ी देर, हॉर्न वालों, इनकी गाड़ियां बंद करा दो। भैया ये गाड़ी वाले हॉर्न जो दे रहे हैं वो बंद कर दे प्लीज। गाड़ी को रोक दो, बाद में चल जाएगा। हमने देखा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से आ गई, हिंदुस्तान का किसान एमएसपी की गारंटी के लिए सड़कों पर आ। आपको अपने संघर्ष के मैदान में कूदने से पहले इस दास्तां को जुबानी तौर पर नहीं, दिल में भी याद करके चलना पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार का नारा देकर इस देश को में भ्रम पैदा करने वाली सरकार, जब हरियाणा और पंजाब का किसान एमएसपी की गारंटी के लिए दिल्ली की ओर आगे बढ़ा, तो शत्रु देशों की सेनाओं के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया जाता है, दिल्ली की सीमा पर, हरियाणा की सीमा पर कांटों के तार बिछा दिए गए, बॉर्डर पर जिस तरीके से अभेद्य सुरक्षा सीमेंट की दीवारें खड़ी करके की जाती है, उस तरीके से हिंदुस्तान के किसान को दिल्ली की सल्तनत तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सके। पूरी ताकत के साथ दीवारें खड़ी करके रोक दिया, और उसका परिणाम यह हुआ, हिंदुस्तान का किसान 1 साल से ज्यादा समय तक सड़कों पर पड़ा रहा। दिल्ली की सरकार के कान में जू नहीं रहेगा, जू नहीं रहेगा। 1000 किसानों का बलिदान हो गया, और दिल्ली की सरकार के कान में जू तब रहेगा जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, तो सवेरे 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री आंदोलन से माफी मांगकर किसानों के बिल वापस लेने की घोषणा करते हैं। इनका रिश्ता जनता की तकलीफ से, इनका रिश्ता किसान के हक अधिकार, उसके साथ न्याय और इंसाफ से नहीं है। इनका रिश्ता केवल वोटों से है। वोटों के लिए किस प्रकार से इस मुल्क को भरमाया जाए, किस प्रकार से बेवकूफ बनाया जाए, वोटों के लिए माफी भी मांग लो, और वोट निकल जाए तो हिंदुस्तान के किसान को अपने हाल में मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दो। 1000 लोगों का बलिदान हो जाए, 1000 लोगों का। आपको दृढ़ता के साथ ये विचार करना पड़ेगा।
ये विचार करना पड़ेगा। ये किसान कानून यूं ही नहीं आए, ये किसान कानून आए थे मोदी जी के एक्सपोर्टर निर्यातक मित्रों ने कहा था हमको निर्यात करने में अलग अलग फसलों की वैरायटी में अलग अलग कलर में परेशानियां आती है। अगर हम एक एक लाख कानूनन बीघा जोत हमारे पास ले लें किराए पर, तो फिर हम निर्यातक अच्छे तरीके से बनकर पैसा अर्जित कर सकते हैं। अपने निर्यातक मित्रों की धन दौलत बढ़ाने के लिए कानून लेकर आ गए, इनको भंडारण के लिए अथाह जमीनें दे दी। और आज ये जो कॉरिडोर हो रहा है क्या है? मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, हो सकता है ये किसान भ्रम में हो, मैं भी भ्रम में हूं। मुझे कहा गया है कि अभी ये जो डोंगरी बांध बन रहा है, ये न पानी पीने के लिए बन रहा है न सिंचाई के लिए बन रहा है, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर औद्योगिक परिसर के लिए वाटर रिजर्व टैंक बनाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर औद्योगिक गलियारे के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अब आपकी भावना का खून करके पूंजीपतियों की विकास की इबादत मोदी जी और भजन लाल जी अपनी कलम से लिखना चाहते हैं। अगर ये सच है, मुख्यमंत्री जी मैं चेतावनी दे रहा हूं, आप तय करिए। 1 महीने से राजस्थान का डोंगरी क्षेत्र का किसान सड़कों पर बैठा है, चिल्ला रहा है, तुम इसकी अनदेखी किए जा रहे हो लगातार। अगर ये सच है तो बताइए, अगर इस बांध में से इलाके के लिए पीने और सिंचाई के पानी का प्रबंध नहीं और केवल धन्ना सेठों के औद्योगिक गलियारों के लिए ये है, तो मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं, मुख्यमंत्री जी बहुत सरकारों के सामने संघर्ष किया है, आप तो नाम मात्र की सरकार चला रहे हो। दूध का दूध, पानी का पानी, इनको बताइए वस्तु स्थिति, नहीं तो जरूरत पड़ी तो ईंट से ईंट आपकी बजा देंगे। ये मैं कहना क्या करना चाहते हो आप? 2-2, 4-4 गांव उजड़ते हैं, पीढ़ियों तक उजड़ने का दंश नहीं झेला जाता। 250-250 गांवों को आप यहां से विस्थापित करोगे और 250 गांव अपने पशुधन को लेकर इतना बड़ा कारोबार लेकर उनको जमीन जायदाद कहां दी जाएगी, कहां शिफ्ट होंगे? क्या आप इस इलाके में छपनिया अकाल लाना चाहते हो? जब छपनिया अकाल आया था तो अपने पशुधन को न चारा है, न कुछ है, न व्यवस्था है, तिलक लगा लगा कर, पैर पूज पूज कर, रो रो कर घर के मालिकों ने अब भगवान के हवाले तुझे कर रहे हैं। हमारे बस की बात नहीं है। क्या तुम जानबूझकर डोंगरी क्षेत्र के लोगों के सामने आर्थिक रूप से छपनिया अकाल के हालात खड़ा करना चाहते हो? जाओ, तुम्हारी जमीनें छीनी जा रही है, तुम्हारे जानवरों को बेहाल बदहाल किया जा रहा है और कोई तुम्हारे विस्थापन की भी कोई योजना नहीं। क्या तुम्हें पैकेज देंगे? क्या तुम्हें समृद्ध और शक्तिशाली रूप से विस्थापित करने के बाद तुम्हारे जीवन में क्या बेसिक बदलाव लाया जा सकता है? कोई योजना नहीं, लोग भयग्रस्त। और मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, रुक जाइए, मैं बहुत जिम्मेदारी से, ये जो मेरे सामने व्यक्ति बैठा, ये कोई प्रहलाद गुंजल का भाषण सुनने नहीं आया, या किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी दल के नेता का इंतजार नहीं कर, ये भय के कारण आया। और जब प्रजातंत्र में जनता भयग्रस्त होती है तो संविधान की आत्मा रोती है। सरकारें प्रजातंत्र में जनता की सुरक्षा की गारंटी है, भय का कारण नहीं बननी चाहिए। सरकार का एक एक कदम जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए, न्याय और इंसाफ के लिए होना चाहिए। उनमें भय पैदा करने के लिए, उनमें डर पैदा करने के लिए, अब मेरे भविष्य की पीढ़ियों का क्या होगा, आने वाला समय मेरे लिए कितना तकलीफ और दुखदायी होगा, सरकार का ये विकास के नाम पर किया जाने वाला झोंक मेरे जीवन में कितने अभिशाप लेकर आने वाला है, ये भय जब सरकार का लोगों के मन में बैठता है तो भारत के संविधान की आत्मा रोती है। संविधान कहता है, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल,
जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार, और यही संविधान की ताकत है, यही सरकारों की ताकत है, ये जनबल ताकत है, जन विश्वास ताकत है। इनके भरोसे का खून मत करो, भरोसे को भय में मत बनो, नहीं तो इस डोंगरी बांध की जगह किसी गंगा जी में आपकी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। मैं ये कहना था। और इसीलिए मैं आज यहाँ जितने लोग बैठे, मैं कोई राजनीति करने नहीं आया। जब गरीब की कराहट कानों तक आती है तो आत्मा मचल जाती है। गरीब की दुख भरी बात कभी कानों तक आती है तो हृदय उद्वेलित हो जाता है। मैं कई दिनों से सुन रहा था, इसलिए चल कर आ गया हूं आपके बीच, और इसीलिए मैं आज आप लोगों को इस बात का ये भरोसा दे रहा हूं, अपने साथ न्याय और इंसाफ की लड़ाई को जारी रखें। मैं जानता हूं मैं आज कुछ बोलूंगा, कल भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ईआरसीपी तो 10 जिलों का प्रोजेक्ट, प्रहलाद कुंजल जैसा राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति इस राजस्थान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से कहना था, मुख्यमंत्री जी मैं ईआरसीपी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं विकास की किसी महत्वाकांक्षी योजना के खिलाफ नहीं। और अगर आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं तो 2004-5 के प्रहलाद कुंजल के भाषणों को निकालिए, तब तो आप भरतपुर की एक साधारण पंचायत के सरपंच हुआ करते थे। तब मैंने कहा था चंबल बेसिन में बहकर जाने वाली नदियों का पानी यमुना जी में जाता है, राजस्थान प्यास से तड़पता है, राजस्थान की उर्वरा धरती सिंचाई के बिना महरूम रह जाती है। किसान मेड़ पर देखता है, अगर मेरे खेत में भी कल कल करता हुआ धोरा बहता चला आता किसी नहर का, किसी समुद्र बांध का, तो मेरी सच्चे श्यामला धरती मेरे पेट को पालने के लिए मुझे सहायता करती, मुझे मदद करती। तब मैंने कहा था रोकिए चंबल बेसिन की नदियों के पानी। 2005 विकास का नजरिया हमारा, लेकिन विकास बहुमत के आधार पर नहीं चलता। 1000 लोगों का विकास करने के लिए 10 लोगों का गला काट दिया जाए, 10 जिलों के साथ न्याय के लिए 250 गांव की जिंदगियों को उजाड़ दिया जाए, इनके साथ नाइंसाफी कर दी जाए, ये विकास का रास्ता नहीं, ये न्याय और इंसाफ का रास्ता नहीं। और इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी चेतावनी देके कह रहा हूं, यहां की समिति के लोगों को बुलाओ। किरोड़ी लाल जी आप ताकतवर नेता, शायद आप ही की विधानसभा उन्हीं की है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप किसानों के साथ ब्लैक मार्केटिंग करने वाले कई धन्ना छोटों को रोज छापे मार रहे, लेकिन आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आपकी सरकार इनकी जमीनों पर छापे मार नहीं रही, डाका मार रही है। इस डाके को रुकाने का प्रयास करो। किरोड़ी लाल जी आपकी सरकार डाका डाल रही है, डोंगरी क्षेत्र के लोगों के भविष्य के सपनों के ताने पाने पर डाका डाल रही है। आइए मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आपको कह रहा हूं, एक सच्चे जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निभाई और खड़े हो। मैंने राजनीति में आपको बड़ा भाई माना, आज आप और हम दोनों विरोध में, लेकिन मैं इस मंच से वचन दे रहा हूं, डोंगरी बांध की लड़ाई का झंडा पकड़ो, प्रहलाद कुंजल भुजा बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहे। जिंदाबाद। लेकिन आपकी सरकार डोंगरी बांध के किसानों के भविष्य के सपनों पर, तानों बानों पर, इसकी जिंदगी जमीन पर डाका डालती रहे, और किरोड़ी लाल जी जैसा समृद्ध शक्तिशाली नेता अपनी चश्मा के नंबर बदलकर चुपचाप बैठा रहे। भविष्य आप जो भी अपराध अपनी डायरी में लिख देगा, गुनाह के रूप में आपकी चुप्पी को लिख देगा। मैं आपको बड़ा भाई मानकर आगाह कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, हो सकता है ईआरसीपी 10 जिलों लाई, लेकिन आप ईआरसीपी पर एक कदम आगे बढ़ने से पहले
अगर 250 गांव के सपने छीनना चाहते हो तो इनके साथ न्याय और इंसाफ की आपकी रणनीति क्या है, योजना क्या है, जब तक इस टेबल पर बैठकर फैसला न हो एक कदम आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। एक कदम। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मोदी मोदी के नारे लगाने वाले लोगों कोई हो तो सुन लो कान खोलकर। पंजाब और हरियाणा का 1000 किसान अपने हक अधिकार के लिए दिल्ली की सड़क के किनारे संघर्ष करता करता मर गया। और 2015 में जब भूमि अधिग्रहण कानून को संशोधन किया तो मनमोहन जी ने कहा था 70% किसानों, 80% आदिवासी क्षेत्र के लोगों की सहमति के बगैर कोई सरकार भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकती। जब तक जन पंचायत में 80% आदिवासी क्षेत्र में, 70% आम क्षेत्र में जब तक सहमति नहीं बन जाती। मोदी जी पता ही नहीं इस मुल्क। मैं तो आज कानून पढ़ रहा था, मेरे साथ कोटा से एक विद्वान अधिवक्ता हरीश शर्मा आए हैं। मैं उनसे कह रहा था जरा देखिए ये मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का एक्ट मेरे हाथ में है, 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में लिखा है गांव की सहमति के बगैर भूमि अधिग्रहित नहीं हो सकती। तब वकील साहब ने निकालकर मुझसे कहा 2015 में मोदी जी ने उसके ताला लगा दिया, काला फेर दिया। हम जब चाहेंगे जब हमारे पूंजीपति मित्र अडानी अंबानी की फैक्ट्रियां बनाने के लिए किसानों की जमीन छीन लेंगे। इसके लिए कोई सहमति की जरूरत नहीं है। क्या अभी मोदी मोदी लगाने की जरूरत है? और इसलिए खम ठोक कर चुनौती दो। आओ, जब तक हमारे साथ न्याय और इंसाफ की बात इस सदन पर बैठकर तय नहीं हो जाती, डोंगरी की दिशा में एक कदम बढ़े तो इलाके के लोगों की लाशों पर और सच मानना मुख्यमंत्री जी, किरोड़ी लाल जी, आइए लोगों के बीच में। क्या है आपका विकास का महत्वाकांक्षी एजेंडा, सपना, और उसके बदले में विकल्प क्या है बताइए। और अगर मोदी जी के केवल औद्योगिक घरानों को समृद्ध शक्तिशाली बनाने के लिए उनके विकास की इमारत की बुनियाद में मेरे किसानों की सपनों की हत्या है, केवल और केवल इंडस्ट्रियल गलियारे, औद्योगिक गलियारे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए रिजर्व वाटर टैंक बन रहा है, तो मैं आज इस मंच से कह रहा हूं मेरी पार्टी से मैं परमिशन लूंगा और आपकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ। पर कल देखो, कल ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कल बयान भरतपुर से आएगा, कल धौलपुर से आएगा, करौली से भी आएगा। 10 जिलों की महत्वाकांक्षी परियोजना का विरोध कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल ने करना शुरू कर दिया। मैंने किसी महत्वाकांक्षी योजना का नहीं, आपकी महत्वाकांक्षी योजना में मेरे डोंगरी के 250 गांव के परिवारों के सपनों का खून हो रहा है। उसके साथ न्याय की बात की है, उसके साथ इंसाफ की बात कर रहा है। और जब तक आपके पास उसके साथ न्याय और इंसाफ का एजेंडा स्पष्ट नहीं होगा, आ जाओ। कितने तोप तमंचे हैं, कितनी ताकत है, कितना हौसला है। किसान जब हाथ में चेड़ी लेकर निकलता है ना, तो पुलिस के डंडे की एक चोट लगती है, चेड़ी की 2 लगती है। मुख्यमंत्री जी कहना चाहता, हम अराजकता के समर्थक नहीं है, अवस्था और हम जंग नहीं चाहते व्यवस्था से। प्रजातंत्र है, हमारी बनाई हुई व्यवस्था है। जनता ने जनादेश देकर मुख्यमंत्री बनाया है, भले पर्ची से अमित शाह जी ने अपना नाम चिपका दिया, लेकिन जनादेश हमारा है। और इसलिए ये केवल हमारी बात नहीं, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो हमारे भविष्य के सपनों के साथ किस तरीके से इंसाफ की इबादत लिखना चाहती है। जरा इसको स्पष्ट करो। कुछ 2-4 दिन में, आज मैं आया हूं तो हलचल तो हो, नहीं हुई तो फिर आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे।
और हलचल हो तो आदरणीय किरोड़ी लाल जी जरा बताइए आप क्या क्या योजना है, उसके बदले में क्या है। यहाँ पंचों के गले उतरेगी तो फिर बात मानेंगे, पंचों के गले इस जाजम पे नहीं उतरी तो फिर तो करो। और मुझे मेरी पार्टी में बात कर लेने दो भाई, मेरे को तो कूदना ही पड़ेगा। पर कल 10 जिलों की बात करके प्रहलाद गुंजल के बयान का विरोध छपाने वाले लोगों से मैं एडवांस में कह रहा हूं, क्या तुम्हारे कानून की किताब में ऐसा लिखा है 1000 लोगों के साथ न्याय करने के लिए 50 लोगों का गला काट दो। यह विधान की व्यवस्था है, यह न्याय और इंसाफ का रास्ता है। प्रजातंत्र में न्याय 1000 को मिले ना मिले, एक आदमी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये हमारी संविधान की आत्मा कहती है। और मोदी जी, अमित शाह जी, भजनलाल जी, तुम संविधान की आत्मा में खंजर मार रहे हो, खंजर मार रहे हो। संविधान की आत्मा को जर्जर मत करो, जख्मी मत करो। मैं इस मंच से चुनौती दे रहा हूं, फिर कह रहा हूं, ये दुखी आत्माएं मेरा भाषण सुनने नहीं आए, इनके दुख में प्रहलाद गुंजल की बात से मल्लम जरूर लग रहा है, लेकिन इनके साथ इतनी नाइंसाफी मत करो। सरकारों का काम भय पैदा करना नहीं, सुरक्षा की गारंटी देना, सुरक्षा के भाव पैदा करना। आप बच नहीं सकते आपकी सरकार के किसी कदम से। अगर इलाके के एक आदमी में भी भय पैदा होता है तो सरकार का भय मंत्रिमंडल का पूरा जिम्मा है। आप बताओ अगर डोंगरी में क्या कर रहे हैं, भय में रखना चाहते हैं या सुरक्षा देना चाहते हैं। यहाँ का बैठा हुआ गरीब किसान जिसकी यहाँ पीढ़ियां बदल गई, न जाने कितने वर्षों से सच्चे श्यामला अरोड़ा धरती जिसने इसकी 50 पीढ़ियों को पाला है, इसके कई सपनों के दाने पाने पूरे किए, बेटी का ब्याह हुआ है, बेटियों का ब्याह हुआ है, न जाने कितने सपने इसी उर्वरक का माँ धरती ने पूरे किए हैं सपने। उसको मत छीनो, हमारे जो सपने पूरे हुए थे उनका खून मत करो, उनका खून मत करो। न्याय इंसाफ लिखो। हम 1 सप्ताह का टाइम सरकार को दे रहे हैं, आप कमेटी बनाओ, सरकार स्थिति स्पष्ट करे और फिर ये जाजम माने तो ठीक, नहीं माने तो जो जंग का ऐलान आप करेंगे मैं भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत